मम्मा, आज मैं अपनी नई बोतल में पानी ले जाऊंगी। नन्ही खुशी चहकते हुए मुझसे बोली। ओके कहते हुए मैंने उसे उस स्कूल के लिए तैयार किया। मीनू, पार्लर की लिस्ट मैं सतीश को दे आया था। 11-12 बजे तक सामान पहुंचा देगा, तुम चेक कर लेना। ऋषभ ने नाश्ता करते हुए कहा। ठीक है, आप चिंता ना करें, मैंने कहा। फिर खुशी और ऋषभ के चले जाने के बाद मैं आराम कुर्सी पर निढाल हो गई। यह तो अच्छा था कि ऋषभ के ऑफिस के रास्ते में ही खुशी का स्कूल पड़ता था और वे उसे स्कूल ड्रॉप करते हुए अपने ऑफिस निकल जाते थे, वरना तो उसे स्कूल छोड़ने भी मुझे ही जाना पड़ता। दोपहर 1 बजे तक उसका स्कूल होता था। तब तक मैं अपने सभी काम निपटाकर उसे ले आती थी। तभी अचानक किसी ने जोर से दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने पड़ोसी ममता हांफती हुई दिखाई दी। क्या हुआ? कहाँ से भागती दौड़ती चली आ रही हैं? मैंने उससे पूछा, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह जानती थी कि उसे तिल का ताड़ बनाना बहुत अच्छी तरह आता है। यार, बुरी खबर है, मयंक की बीबी ने आत्महत्या कर ली। क्या क्या कह रही है तू? हाँ यार, सभी सकते में हैं, वह बोली और फिर पूरी बात बताने लगी। उसके जाने के बाद मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। उफ, पूजा ने ये क्या कर लिया, अपने 2 साल के बच्चे को यूं ही छोड़कर। लेकिन वह तो प्रेग्नेंट भी थी, मतलब उसने नन्ही सी जान को भी अपनी कोख में ही दफन कर लिया। आखिर ऐसा उसने क्यों किया होगा? मैं जानती थी, फिर भी हैरान थी। दिमाग में बहुत से प्रश्न हथौड़ी की तरह चलते जा रहे थे। मयंक को तो मैं अच्छी तरह जानती थी, उसकी शादी में नहीं गई थी, लेकिन लोगों से सुना अवश्य था कि बहुत खूबसूरत व समझदार है उसकी पत्नी। बाद में तो यह भी तक सुनने में आया था कि बात बात पर वह पत्नी को मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना देता है, उसके मायके नहीं जाने देता, यहाँ तक कि उसके माता पिता के लिए अपशब्द भी कहता रहता है। एक बार एक आयोजन में उसकी पत्नी से मुलाकात हुई थी तो आंखों में आंसू भरकर उसने मुझे यही 2 शब्द कहे थे कि दीदी, काश हम भी आपकी तरह खुशहाल होते। हाँ, खुशहाल ही तो थी मैं कि मयंक के चंगुल से बचकर निकली थी। वाकई अगर ऋषभ ने ना संभाला होता तो मैं कतरा कतरा होकर कब की टूट कर बिखर गई होती। सोचते सोचते मेरा मन अतीत की गहराइयों में विचरने लगा था। भाभी, यह रंग आप पर बहुत खिल रहा है। कुछ गहरे गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर घर के बाहर सब्जी खरीदते समय किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी थी। हम नए नए ही शिफ्ट हुए थे। मयंक हमारे पड़ोसी का लड़का था। 24-25 की उम्र में उसका शारीरिक बनावट कमाल का था। जी थैंक्स, कहकर मैं अपनी ओर एकटक निहारते मयंक को देख थोड़ी असहज हो गई। मयंक ने कहना जारी रखा, सच, कुछ लोगों को कुदरत ने फुर्सत में बनाया होता है और आप उनमें से एक हो। यह कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है क्या? मैं कहते हुए हंस दी। अंदर आकर खुद को शीशे में निहारते हुए मैं खुद भी बुदबुदा उठी कि सच में कुदरत ने मुझे फुर्सत में बनाया है। 2 सी काया और उस पर तीखे नयन नक्श मेरी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। उस पर कपड़ों का मेरा चुनाव लोगों के बीच मुझे चर्चा का विषय बना देता था। वैसे तो ऐसी तारीफ़ें सुनने की आदत नहीं थी मुझे, लेकिन मयंक द्वारा की गई तारीफ से मुझे एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। उसकी मेरी आंखों में गहरे झांक कर देखना, फिर अर्थपूर्ण तरीके से मुस्कुराना मुझे अच्छा लगा। सच कहूँ तो उसके शब्दों से ज़्यादा उसकी मोहक मुस्कान ने मुझे लुभाया। पड़ोसी होने के नाते गाहे बगाहे उससे मेरी मुलाकात होती रहती थी। उस वक्त खुशी बहुत छोटी थी और मेरे पार्लर के भी ढेर सारे काम होते थे। ऐसे में कभी कभी मैं झुंझला उठती थी। एक दिन मैं ऋषभ से अपनी परेशानी का रोना लेकर बैठी ही थी कि मयंक आ गया। बातों ही बातों में उसने मुझे मदद की पेशकश की, जिसे मुझसे पहले ऋषभ ने स्वीकार कर लिया। अब मयंक तकरीबन रोज मेरे छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने के लिए आने लगा। उसकी गाड़ी पर बैठते उतरते समय जब कभी मेरा हाथ उसे टच होता तो
वह बड़ी ही शरारत से मुस्कुरा उठता। मन ही मन उसकी यह शरारत मुझे अच्छी लगती, पर ऊपर से मैं उसे बनावटी गुस्से से देखती तो झट से सॉरी बोलकर अपना मुंह घुमा लेता। धीरे धीरे मुझे उसके साथ की आदत पड़ गई। उधर मयंक की प्राइवेट जॉब थी तो कई बार उन्हें देर रात तक आना होता था और कई बार तो उन्हें ऑफिस के काम से शहर के बाहर भी रहना होता था। वैसे भी ऋषभ मेरे लिए एक बोरिंग इंसान थे, जिन्हें मेरी खूबसूरती से ज़्यादा ऑफिस की फाइलों से प्यार था। हाँ, मेरी और खुशी की ज़रूरतों का भी पूरा ध्यान रखते थे, पर उम्र का जोश कहें या वक्त की कमजोरी, मेरा चंचल मन इतने भर से संतुष्ट नहीं था। या यूँ कह लें कि मयंक ने किसी शांत झील की तरह पड़ी मेरी सोई हुई कामनाओं को अपने आकर्षण के जादू का पत्थर फेंक जगा दिया था। मयंक की छेड़छाड़, जाने अनजाने उसका छू जाना, उसका जोशीला साथ अब मुझे रोमांचित करने लगा था। मयंक तो पहले से ही बेपरवाह और दुस्साहसी किस्म का इंसान था। मेरे मौन में उसे मेरी रजामंदी शायद महसूस कर ली थी। अब अधिकतर वह मेरे साथ ही रहने लगा। खुशी को स्कूल छोड़ना व लाना, जब मैं पार्लर में व्यस्त रहूं तो उसे पार्क घुमाना, मेरे पार्लर का सामान लाना, शॉपिंग में मेरी मदद करना आदि काम वह खुशी खुशी करता था। ऋषभ के शहर से बाहर रहने पर भी हमारा बहुत ख्याल रखता था। मैं उस जगह नई थी और ऋषभ किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे, इसलिए लोगों की निगाहें हमें देखकर भी अनदेखा करती थी। हालांकि पार्लर में कई महिलाएं हमारे बीच क्या चल रहा है इस खबर को जानने के लिए उत्सुक नज़र आती थीं, लेकिन मैं मस्त होकर अपना काम करती थी। लेकिन इतना तो तय था कि मैं और खुशी दोनों ही मयंक के मोह माया में बंधी जा रही थी। खुशी तो बच्ची थी, पर मैं बड़ी होकर भी नादान। ऐसे ही एक शाम ऋषभ चेन्नई में थे। मैं और मयंक पार्लर का कुछ सामान लेने गए थे। खुशी को मैंने ऋषभ के रिश्ते में लगने वाली एक मौसी जो हमारे घर के पास रहती थी, उनके यहाँ छोड़ दिया था। बाजार से लौटते हुए हमें देर हो चुकी थी। बारिश और हल्की फुहारों ने हमें कुछ भिगो भी दिया था। उसकी गाड़ी से उतरते समय तेज ब्रेक लगने के कारण मैं उसे जा चिपकी और मेरे हाथ उसे कंधों पर जा टिके। वाकई ये बहुत खूबसूरत सुखानुभूति थी जिसने मुझे रोमांचित कर दिया। बहरहाल ताला खोलकर हम अंदर आ गए। मयंक, अब तुम जाओ, काफ़ी देर हो चुकी है, मैं खुशी को लेकर आती हूँ। मेरे कहने पर भी वह सोफे पर बैठा रहा। अगर देर रात यहीं रुक जाऊँ तो? उसकी आंखों में फिर वही शरारत थी। चाह कर भी उसे इनकार न कर सकी। मौसम की खुमारी कहें या गीले तन की खुशबू, हम दोनों ही बहकने लगे। मयंक ने मेरा हाथ खींचकर मुझे सोफे पर बैठा लिया। पूरी रात ना मुझे खुशी की याद रही और ना अपने पत्नी धर्म की। रात के उस व्यभिचार के बाद मैं सुबह बड़े ही सहज भाव से उठी और खुद को तरोताज़ा महसूस किया। मयंक के साथ ने जैसे जीवन में एक नई उमंग भर दी। उस वक्त मेरे मन में कोई अपराध बोध या आत्मग्लानि नहीं थी। मैं बहुत खुश थी और खुशी को मौसी के घर से यह बहाना बनाकर ले आई कि रात बहुत देर हो चुकी, तो मैंने आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। मौसी ने फ़ौरन मेरी बात पर विश्वास भी कर लिया। अपने सभी काम समय पर निपटा कर पार्लर खोलते वक्त मैं यही सोचने लगी कि ऋषभ तो कल आने वाले हैं, यानी आज रात भी, और मैं सुर्ख होने लगी। जल्दी से सारे काम निपटाने के बाद उम्मीद के मुताबिक अंधेरा होते ही मयंक आ गया। खुशी को सुलाकर हम दोनों एक बार फिर प्यार में डूब गए। मुझे पता नहीं था कि यह मेरी खुमारी आगे क्या गुल खिलाने वाली है। ऋषभ के चेन्नई से आ जाने के बाद हमारी मुलाकात उतनी आसान ना रही और ना ही हमारे मिलने की कोई उपयुक्त जगह। 10-12 दिनों में ही हमारे बीच में जिस्मानी दूरी आने से हम बौखला उठे और फिर आपसी रजामंदी से
भाग जाने का निर्णय ले लिया, वो भी किसी अनजान की परवाह किए बगैर। मयंक का तो पहले से ही अपने परिवार से कोई खास जुड़ाव नहीं था। उधर उसके शारीरिक आकर्षण में बधी मैं भी घायल हिरनी सी उसके साथ चलने को तत्पर हो उठी। एक दिन खुशी के स्कूल की छुट्टी थी। तब ऋषभ के ऑफिस जाने के बाद मैंने खुशी को खिला पिलाकर सुला दिया और चल पड़ी अपने नए सफ़र की ओर। अब सोचती हूँ तो खुद को बहुत धिक्कारती हूँ, परंतु उस वक्त वासना की आंधी के आगे मेरा सतीत्व और ममत्व दोनों हार गए थे। गोवा के एक रिजॉर्ट में 2-3 दिन रहने के बाद जब हमारी खुमारी कुछ उतरी तो समझ आया कि जीवन में शारीरिक ज़रूरतों के अलावा भी बहुत कुछ ज़रूरी होता है। उसका कारण यह था कि मयंक जो 10-15 हज़ार रुपये अपने घर से लाया था वे खत्म होने को थे। मेरे पास जो भी कैश था मैंने मयंक के हाथ में रख दिया। इससे क्या होगा? उसके चेहरे पर नाराज़गी के भाव थे। तो मैं क्या करूं? जो मेरे पास था तुम्हें दे दिया। अब क्या करना है तुम जानो, मैं गुस्से में बोली। अच्छा, तो क्या सारी जिम्मेदारी मेरी है? तुम भी तो कुछ ला सकती थी, उसने झुरझुला कर कहा। तो प्यार का दम भरते ही क्यों हो जब तुम्हारी जेब खाली थी? बहुत बड़े मर्द बनते थे ना, अब कहाँ गई तुम्हारी मर्दानगी? बातें तो चांद सितारों की करते थे। क्या तुम्हें इन खर्चों के बारे में पहले नहीं सोचना चाहिए था? मैंने गुस्से में अपने पहने हुए गहने उतारकर उसके हाथों में रख दिए। मुझ पर चिखने की बजाय अपने गिरेबान में झांको और देने ही तो सारे गहने दो, यह मंगलसूत्र भी। मयंक ने उतावलेपन से मेरी ओर बढ़ते हुए कहा। नहीं, इसे मैं नहीं दूंगी, यह ऋषभ के प्यार की निशानी है, मैंने भावावेश में कहा।